जिनका प्रयोग एक स्टूडेंट से लेकर के डिफरेंट प्रोडक्शन यूनिट्स यहाँ तक कि सरकारें भी करती है। चाहे वो प्रति व्यक्ति की आय की बात हो, चाहे वो एवरेज हाइट की बात हो, चाहे वो किसी वस्तु के रेट की बात हो, या फिर औसत या क्लास एवरेज की बात हो, बेंचमार्क की बात हो, बिना औसत के, बिना एवरेज के ये काम नहीं चलता। प्यारे बच्चों, स्टैटिस्टिकल टूल्स के अंदर हम लोग आज जो पढ़ने जा रहे हैं, वास्तव में वो सिर्फ सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में ही नहीं होगा, बल्कि इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे डिस्पर्जन के बारे में भी, कोरिलेशन भी पढ़ा जाएगा, इंडेक्स नंबर भी पढ़ा जाएगा। जहां तक मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की बात है, तो हम एक ऐसा कोशिश करते हैं कि एक ऐसी फिगर हम निकालें तो पूरे ग्रुप को का प्रतिनिधित्व करें। जैसे अगर हम प्रति व्यक्ति आय की बात करते हैं, तो प्रति व्यक्ति आय या पर कैपिटा इनकम का मतलब है कि एवरेज इनकम। तो ऑन एन एवरेज एन इंडियन अर्न्स दिस मच रुपीस। इसके आधार पर हम आगे चल के अपना पॉवर्टी लाइन सेट कर सकते हैं, आगे चल के हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स भी सेट करते हैं। सो वी कैन से दैट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी डील्स विद द सिंगल वैल्यू ऑफ ए सीरीज representing the entire set of data. The value of a given series, this particular value is very close to almost all the other values of the series. इसीलिए इसको एवरेज भी कहा जाता है, क्योंकि ये लगभग बहुत क्लोज होता है बाकी आंकड़ों के। इसको हम सेंट्रल वैल्यू भी कहते हैं, क्योंकि ये बीच में स्थित होता है। इसकी एक तरफ वैल्यूज कम होती जाती हैं, दूसरी तरफ वैल्यूज बढ़ती जाती है। इसकी जरूरत क्या है, क्या कारण है? प्यारे बच्चों, आंकड़े बहुत सारे होते हैं। उन आंकड़ों में से हमें एक सिंगल डेटा निकालना होता है जो कि पूरे ह्यूज पॉपुलेशन को बता सके। जैसे अगर हमें ये देखना है कि भारत में प्रति व्यक्ति आय कितनी है, तो हमें इसके सैंपल के आधार पर सारी जनसंख्या के सारे डेटा तो हम ले नहीं सकते, तो सैंपल के आधार पर हम डेटा कलेक्ट करेंगे और उससे हम एवरेज निकालेंगे। एवरेज निकालने से हमें एक सिंगल वैल्यू मिल जाएगा पर कैपिटा इनकम के नाम से। उस पर कैपिटा इनकम का प्रयोग करके हम कंपेयर कर सकते हैं दूसरे देशों से, दूसरे जिलों से, दूसरे स्टेट से। और इसके अलावा ये जो सिंगल डेटा हमें मिलेगा, ये हमें डिसीजन मेकिंग में भी हमारी सहायता करेगा। दिस पर्टिकुलर सिंगल डेटा विच इज नोन एज सेंट्रल टेंडेंसी और सेंट्रल वैल्यू is very useful in precising the relationship between two or more countries, two or more social group, two or more economic groups. प्यारे बच्चों, अब हमें देखना होगा कि एक आइडियल एवरेज या एक आइडियल सेंट्रल वैल्यू की खासियत क्या क्या होनी चाहिए। What are the essential elements which are required to convert or to find out an ideal average? सबसे पहले तो जो आइडियल एवरेज है, दैट मस्ट बी रिजिडली डिफाइंड। उसकी डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए कि उसके अंदर हमने क्या लिया है। इसके अलावा दैट शुड बी बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशंस ऑफ द पॉपुलेशन। उस ग्रुप में जितने भी डेटा हैं, उन सब को समाहित करते हुए हमें एवरेज निकालना होगा। ऐसा एवरेज हमारा आइडियल एवरेज होगा जिसमें हम सभी डेटा को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। इसके अलावा फ्लक्चुएशन से दैट मस्ट बी, अगर आपको आइडियल बनना है, इफ द वैल्यू इज टू बी मेड आइडियल, द बेस्ट थिंग इज दैट इट शुड नॉट बी ए फ्लक्चुएटेड डेटा। अब्रप्टली बढ़ा नहीं होना चाहिए, अब्रप्टली कम नहीं होना चाहिए। दैट डेटा मस्ट बी द मीडियम वन, द नॉर्मल वन, और विच कैन बी यूज्ड टू रिप्रेजेंट द एंटायर सेगमेंट। आइडियल एवरेज तब बनेगा जब वो एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट को सेटिस्फाई करेगा। अगर एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट को सेटिस्फाई नहीं करता, तो हमेशा उसके ऊपर मैथमेटिशियन, साइंटिस्ट का शक रहेगा। और ऐसे तमाम टूल्स स्टैटिस्टिक्स में हैं जो कि मैथमेटिकल उसको सेटिस्फाई नहीं करते। आइडियल एवरेज बनने के लिए
it should be easy to calculate and easily understandable. उसको समझ में भी आना चाहिए सामान्य व्यक्ति को, क्योंकि इकोनॉमिक्स के ज्यादातर आंकड़े जो है उनका संबंध सामान्य व्यक्तियों से ही होता है। इसके अलावा चाहे वो एक स्टूडेंट कैलकुलेट करे उस फॉर्मूले से, चाहे वो कोई प्रोफेसर कैलकुलेट करे, समाज का कोई भी सेगमेंट अगर उस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके उस डेटा का इस्तेमाल करके एक वैल्यू को निकालता है तो आंसर शुड बी द सेम। ये भी एक एसेंशियलिटी है फॉर बिकमिंग एन आइडियल एवरेज। As far as central tendencies are concerned, we can classify these central tendencies in 3 different parts: mean, median, and then mode. As far as mean is concerned, we can further classify it into arithmetic mean, geometric mean, harmonic mean, and then weighted mean. प्यारे बच्चों, आपके कोर्स में अर्थमेटिक मीन है, इसलिए हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। इससे पहले मैं आपको एक पिक्चर के माध्यम से बताऊंगा कि मीन, मीडियन, मोड है क्या बोला। इसके अंदर देखिए एक बच्चा, जो 5 बच्चे हैं, 5 में से जो बीच में बच्चा खड़ा हुआ है उसकी हाइट 158 है और उसके एक तरफ हाइट्स घट रही हैं, दूसरी तरफ हाइट्स बढ़ रही हैं। तो इस बच्चे को हम मीडियन हाइट वाला बच्चा कहेंगे। मीडियन हाइट, मीडियन मीन मिड वैल्यू ऑफ द गिवन सीरीज। अगर हम मीन की बात करते हैं तो मीन में हम क्या करेंगे, ये सारे हाइट्स जो ऊपर दी हुई हैं 155, 155, 158, 164, 168, इन सब को ऐड कर देंगे और डिवाइड कर देंगे हम नंबर ऑफ चिल्ड्रन से। इसके अंदर 5 बच्चे हैं तो आपका जो एवरेज आ जाएगा, मीन हाइट आएगा 160। तो मीन हाइट मैंने बताया कि सब पे सारे वैल्यूज को इंक्लूड करते हुए निकालता है। जहां तक मोड की बात है, मोड अगर हम यहाँ देखते हैं तो मोड इज नथिंग बट इन फैशन, मीन्स वट एवर इज बीइंग यूज्ड बाय मोस्ट ऑफ द पर्सन इज कंसिडर्ड एज इन फैशन एंड दैट पर्टिकुलर कम्युनिटी और दैट पर्टिकुलर नंबर इज गोइंग टू बिकम मोड ऑफ द ग्रुप। तो इस केस में हम देखते हैं 2 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने सेम यूनिफॉर्म पहन रखा है, उनकी हाइट भी सेम है। तो इसमें जो मोड हाइट है वो 155 सेंटीमीटर है। तो मीडियन मीन्स मिडिल वैल्यू, मोड मीन्स मैक्सिमम हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज, एंड एवरेज मीन्स कंसीडरिंग ऑल द समिंग ऑल द डेटा गिवन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो इस छोटे से उसके माध्यम से मैंने आपको मीन, मीडियन, मोड के बारे में बताया है। आगे हम बढ़ते हैं तो अभी मैंने आपको बताया कि अर्थमेटिक मीन इज नथिंग बट सम ऑफ द वैल्यूज ऑफ ए सीरीज डिवाइडेड बाय इट्स नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इसको एक और सरल शब्दों से हम, सरल डायग्राम से हम समझा सकते हैं। प्यारे बच्चों, इसमें देखिए 4 वेट्स आर देयर, 2 kg, 3 kg, 5 kg एंड 10 kg. Number of weights are 4, number of observations are 4, and total weights combining all these we get 20. 2 plus 3 plus 5 plus 10 becomes 20. So 20 divided by number of weights, that means 4, we get 5 as mean. तो मीन निकालने के लिए मैंने कई तरीके से आपको छोटा छोटा बताया। इसको अगर हम स्टैटिस्टिक्स के फॉर्म में आए तो मीन इज नथिंग बट x bar is the indicator of mean, arithmetic mean. It is nothing but the sum of observation divided by number of observations. अब सम ऑफ ऑब्जर्वेशन मैंने बताया, सारे वेट्स को हमने एक एक करके ऐड कर दिया। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन में हमने बता दिया सारे बच्चों की संख्याओं को जोड़ लिया और डिवाइड कर दिया, हमें अर्थमेटिक मीन निकल आया। आइए कैलकुलेट करते हैं अर्थमेटिक मीन ऑफ 7 स्टूडेंट हमारे पास, हमारी क्लास कक्षा 11 में 7 बच्चे हैं जिन्होंने एक एग्जाम में कुछ मार्क्स प्राप्त किए हैं। मार्क्स है 5, 11, 16, 17, 19, 24 एंड 30। तो आउट ऑफ 30 ये मार्क्स इन्होंने प्राप्त किए और कहा गया है कि आपको एवरेज एवरेज मार्क्स निकालना है इस क्लास का। तो आप क्या करेंगे, सारे उसको ऐड कर देंगे और नंबर ऑफ आइटम्स, इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है 7 है, आप सिग्मा x बाय n करेंगे, आपके पास 17.43 आ जाएगा, जिसको आप क्लास एवरेज या सब्जेक्ट एवरेज भी कह सकते हैं। प्यारे बच्चों, टाइप्स ऑफ अर्थमेटिक मीन, ये सिंपल हो सकता है या वेटेड हो सकता है। What are the merits of arithmetic mean?
अर्थमेटिक मीन की खासियत है कि ये आइडियल एवरेज के लगभग सारे तत्वों को, एलिमेंट्स को सेटिस्फाई करता है. फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज इजी टू अंडरस्टैंड एंड वेरी सिंपल टू कैलकुलेट. ज्यादातर हम लोग जो अपने लाइफ में इस्तेमाल करते हैं वो एवरेज अर्थमेटिक मीन या मीन ही होता है, जिसे हम माध्य या समांतर माध्य कहते हैं. Definition of arithmetic mean is clearly defined and hence it gives equal result to everyone. Sum of observation divided by number of observation is universally acceptable and this is going to be the only formula for calculating mean. आपको मैंने बताया कि ये 5 के 5 बच्चों का एग्जाम्पल दिया मैंने, पांचों का डेटा इसमें जुड़ा, हाइट जुड़ी हुई है. 7 बच्चों का एग्जाम्पल दिया मैंने मार्क्स के केस में, 7 बच्चों के मार्क्स जुड़े हुए हैं, किसी एक मार्क्स को हमने एक्सक्लूड नहीं किया है. इसका मतलब ये इसकी मेरिट पे हम दे सकते हैं कि इन ऑर्डर टू कैलकुलेट अर्थमेटिक मीन वी हैव टू इंक्लूड द वैल्यू, ऑल द वैल्यूज टुगेदर. इसके अलावा एक्सट्रीम्स का इस पे असर बहुत कम पड़ता है. बहुत कम क्यों पड़ता है? क्योंकि आपको सारे आंकड़ों को ऐड करना है, इसलिए एक्सट्रीम का असर बहुत कम पड़ेगा. इसके अलावा इट्स ए बेटर टूल यूज्ड फॉर कंपैरिजन. प्यारे बच्चों, बहुत सारे आंकड़ों की तुलना में अगर आप एक एवरेज की बात करते हैं तो एवरेज ज्यादा इफेक्टिव होता है किसी बात को कंपेयर करने के लिए, किसी को समझाने के लिए. जैसे हम कह सकते हैं कि प्रति व्यक्ति आय अमेरिका की इंडिया की तुलना में ज्यादा है, तो एक सिंगल डेटा से आप बेहतर कंपेयर कर सकते हैं, उसके ऊपर डिसीजन भी आप ले सकते हैं. अगर हम इसके छठे विशेषता की बात करें तो इट इज कैपेबल फॉर फर्दर एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट्स. इसके अंदर एल्जेब्रा के, मैथमेटिक्स के सारे रूल्स अप्लाई किए जा सकते हैं. इसमें किसी भी प्रकार की हमें किसी वैल्यू को, नेगेटिव पॉजिटिव साइन को इग्नोर करने की जरूरत नहीं पड़ती. नो अरेंजमेंट्स और ग्रुपिंग इज रिक्वायर्ड फॉर दिस मीन. ये इसकी अलग खासियत है कि इसके अंदर हमें किसी तरीके की अरेंजमेंट करने की जरूरत नहीं है, रीअरेंजमेंट करने की जरूरत नहीं है. हमें जो डेटा दिया हुआ उसी के आधार पर निकालना होगा. ये रिसर्चर्स और स्कॉलर्स बहुत इस्तेमाल करते हैं क्योंकि मैंने बताया इसके अंदर आइडियल एवरेज के लगभग सारे गुण पाए जाते हैं. गवर्नमेंट भी इसका इस्तेमाल करती है डिफरेंट वेलफेयर क्राइटेरियंस को सेट करते समय. इसका डिमेरिट भी है. इसके डिमेरिट में देखिए, इसके जो एक्सट्रीम वैल्यूज है वो उससे बहुत प्रभावित होता है. हम आपको 3 डेटा देते हैं. एक बच्चे की पॉकेट मनी 0 रुपीज है, एक बच्चे की पॉकेट मनी 200 रुपया है और एक बच्चे की पॉकेट मनी 1000 रुपया है. तो जब हम तीनों को ऐड करते हैं तो टोटल पॉकेट मनी अर्न बाय दीज 3 स्टूडेंट इज बिकम्स 1200. 1200 को जब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी 3 से डिवाइड करेंगे तो 400 रुपया आता है. प्यारे बच्चों, ये 400 की फिगर कहाँ से आई? ना तो 200 वाले को मिल रहा है, ना 0 वाले को मिल रहा है, ना 1000 वाले को मिल रहा है. तो इसका मतलब 400 की फिगर क्या आई है? 0 और 1000 को ने इसको प्रभावित किया है और वास्तव में एक ऐसी फिगर आपको मिल गई है जो कि जिसे स्वीकार करना, हजम करना सरल नहीं होगा. बच्चों, इट डज नॉट कवर क्वालिटेटिव एरिया. एक और खासियत है इसकी, इसके अंदर अच्छा है, बुरा है या गुणात्मक वैल्यूज को टोटली इग्नोर किया गया है. ये सिर्फ क्वांटिटेटिव एनालिसिस करने में हमें सहायता, मददगार हो सकता है. इसकी डिमेरिट्स भी, अगर 5वीं डिमेरिट्स की हम बात करें तो इसके लिए एक और जो इसकी खासियत है वही इसकी कमजोरी भी बन जाती है. इट रिक्वायर्स ऑल द आइटम्स टू कैलकुलेट. अगर कोई एक डेटा मिसिंग है तो आप मीडियन निकाल सकते हैं लेकिन आप अर्थमेटिक मीन नहीं निकाल सकते. इसके अलावा ग्राफिकल कैलकुलेशन इसका पॉसिबल नहीं है. मीडियन आप ग्राफिकल भी निकाल सकते हैं लेकिन अगर आपको अर्थमेटिक मीन निकालना है तो ग्राफिकल आप नहीं, आपको एल्जेब्रिक तरीके से ही निकालना होगा. इसके अलावा सम आइटम्स में नॉट रिप्रेजेंट द एंटायर ग्रुप. आपको मैंने बताया कुछ आइटम्स ऐसे भी हैं जो पूरे ग्रुप को, अच्छा जैसे 400 रुपए आए हैं तो 400 रुपए तो पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा. एक तो 0 मिल रहा है, दूसरे को 200 मिल रहा है, तीसरे को 1000 मिल रहा है. तो इन तीनों को ये 400 रुपया नहीं मिल रहा है. तो ऐसा भी रिजल्ट आ सकता है. अब इससे पहले कि हम इसकी गणना शुरू करें, आपको कुछ बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, आपको जानकारी होनी चाहिए. सबसे पहले सीरीज 3 प्रकार की होती है स्टैटिस्टिक्स में: इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कॉन्टिन्यूअस सीरीज. इंडिविजुअल सीरीज में डेटा को हम
रॉ फॉर्म में रखते हैं, जैसे कि इसमें दिया गया है पॉकेट मनी रिसीव्ड बाय स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास इन रुपीज। एक बच्चे को 100 रुपया मिल रहा है, एक दूसरे बच्चे को 150, 165, 170, इस तरीके से ये पॉकेट मनी मिली है। और इसके अंदर फ्रीक्वेंसीज हम नहीं देखते, बट जबकि डिस्क्रीट सीरीज में फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में आपको रखना होता है डेटा, तो डिस्क्रीट सीरीज हो जाता है। यहाँ ये इंडिकेट करेगा कि 10 नंबर पाने वाले 5 बच्चे हैं, 20 नंबर पाने वाले 7 बच्चे हैं, 30 नंबर पाने वाले 9 बच्चे हैं, 40 नंबर पाने वाले 11 बच्चे हैं। इस तरीके से टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, ये आपका जो टोटल होगा वो नंबर ऑफ आइटम कहलाएगा। अगर हम कॉन्टिन्यूस सीरीज की बात करते हैं तो कॉन्टिन्यूस सीरीज 2 प्रकार की हो सकती हैं। एक को हम इंक्लूसिव सीरीज कहते हैं, दूसरे को हम एक्सक्लूसिव सीरीज कहते हैं। जहां तक इंक्लूसिव सीरीज की बात है, इंक्लूसिव सीरीज में जो अपर पार्ट, अपर लिमिट ऑफ द ग्रुप इज इंक्लूडेड इन द सेम ग्रुप। जैसे 9 इज इंक्लूडेड इन 0 to 9, 19 is included in 10 to 19, 29th item is included in 20 to 29। जब हम एक्सक्लूसिव सीरीज की बात करते हैं तो इसकी खासियत होती है कि अपर लिमिट ऑफ द गिवन क्लास इंटरवल इज नॉट इंक्लूडेड इन द सेम। से 0 to 10 में आपका 10 इंक्लूड नहीं है, 10 is included in 10 to 20, 20 is not included in 10 to 20, rather it is included in the next group। so 10, 20 ये आपका जो अपर लिमिट है, अपर पार्ट है, उसको उसी क्लास इंटरवल में इंक्लूड नहीं किया जाता, इसलिए इसे हम एक्सक्लूसिव सीरीज कहते हैं। लेट अस कैलकुलेट। प्यारे बच्चों, हम थोड़ा सा समय कम होगा क्योंकि कराना बहुत कुछ है, इसलिए हम चाहेंगे कि आप इसको थोड़ा सा समझे ज्यादा और शॉर्ट में। देयर आर 3 मेथड्स: डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड एंड स्टेप डिवीजन मेथड। We can calculate arithmetic mean in all the 3 series by all these 3 methods। कुछ को हम करने की कोशिश करेंगे। अगर इंडिविजुअल सीरीज की हम बात करें, इंडिविजुअल सीरीज का सीधा फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स अपॉन एन। डायरेक्ट मेथड की बात करते हैं हम, सिग्मा एक्स अपॉन एन, इसका टोटल कर दीजिए, नंबर ऑफ आइटम से डिवाइड कर दीजिए। अगर हम डिस्क्रीट सीरीज की बात करते हैं तो डिस्क्रीट सीरीज में मैंने बताया एफ और एक्स के फॉर्म में, एक्स और एफ के फॉर्म में होता है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, फाइंड आउट एफ एक्स, देन देयर सम बिकम्स सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज, दैट मींस नंबर ऑफ आइटम्स। अगर हम कॉन्टिन्यूस सीरीज की बात करें, डायरेक्ट मेथड कॉन्टिन्यूस सीरीज में अगर हम करेंगे तो सबसे पहले आपको ये x निकालना होगा। x निकालने के लिए मिडिल वैल्यू निकालना होगा। मिडिल वैल्यू क्या होता है? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, तो मिड वैल्यू भी इसे हम कहते हैं। तो मिड वैल्यू निकालने के बाद आपके पास x आ जाएगा, f ऑलरेडी दिया हुआ है, मल्टीप्लाई f बाई एक्स टू फाइंड आउट एफ एक्स, देन सिग्मा एफ एक्स बाई एन अप्लाई कर दीजिए फॉर्मूला, ये आपका हो जाएगा डायरेक्ट मेथड से कॉन्टिन्यूस सीरीज में। आइए इसको कैलकुलेट करके दिखाते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये आपका इंडिविजुअल सीरीज है, मैंने अभी बताया पॉकेट मनी है अर्न बाय डिफरेंट स्टूडेंट्स। इसका टोटल आप निकाल लीजिए, इट इज 1850। नंबर ऑफ स्टूडेंट इसमें देख लीजिए 1, 2, 3 इस तरीके से 10 स्टूडेंट्स हैं, तो सिग्मा एक्स इज 1850 डिवाइडेड बाई 10, 185। तो 185 इज द एवरेज पॉकेट मनी ऑफ these 10 स्टूडेंट्स। अगर हम आगे बढ़ेंगे तो आपके पास इसी को हम देखेंगे किस तरीके से हम शॉर्टकट मेथड से निकाल सकते हैं। शॉर्टकट मेथड निकालने के लिए आपको क्या करना होगा? सबसे पहले आपको एक अज्यूम मीन लेना पड़ेगा। यू कैन टेक एनी नंबर फ्रॉम 100 टू 250। तो इसमें 100 से लेकर 250 के बीच में, क्योंकि सेंट्रल वैल्यू होता है ये, इसलिए आपको सेंट्रल वैल्यू ही लेना चाहिए। तो 100 से लेकर 250 के बीच में अगर आप देखेंगे तो 185 आ रहा है। 185 अगर आप अज्यूम मीन लेते हैं तो आपको dx निकालना होगा। dx इज इक्वल टू x माइनस अज्यूम मीन। तो 100 अगर आपका x है और अज्यूम मीन आपका 185 है, तो 100 माइनस 185 इज माइनस 85, 150 माइनस 185 is minus 35, 165 minus 185 is minus 20, 170 minus 5 minus 185 is minus 15 and so on।
इसी तरीके से आप नीचे देखेंगे तो 200 माइनस 185 इज 15, 210 माइनस 185 इज 25। अब आप प्लस वाले को अलग ऐड कर लेंगे, माइनस वाले को अलग ऐड कर लेंगे, माइनस वाले सम को सब्ट्रैक्ट कर देंगे फ्रॉम द सम ऑफ द और पॉजिटिव नंबर्स। इस तरीके से आपके पास सिग्मा dx निकल आएगा। सिग्मा नाउ यू हैव टू अप्लाई फॉर्मूला am प्लस सिग्मा dx अपॉन n। am आपका है 185, अज्यूम मीन आपने लिया हुआ है। dx आपका ये टोटल है जो आपने प्लस वाले सम से में से माइनस वाले सम को घटा करके निकाला है। नंबर ऑफ आइटम इसमें देखिए 10 हैं, तो अब आप ये फॉर्मूला लगा दीजिए। फॉर्मूले के अनुसार 189 इसका आंसर आ जाएगा। अगर हम इंडिविजुअल सीरीज को हम स्टेप डिवीजन मेथड से निकालते हैं, बहुत आसान है। आपको dx पीछे निकालना का तरीका हमने बता दिया है। अब क्या करेंगे, इसमें अगर कोई कॉमन नंबर है तो उस कॉमन नंबर से इसको डिवाइड कर दीजिए, आपके पास सीधा dx प्राइम आ जाएगा। अगर इसके अंदर हम 5 कॉमन नंबर लेते हैं तो 5 से अगर सबको डिवाइड करेंगे तो आप देखेंगे ये आपके सामने dx प्राइम आ जाएगा। पहले आपने dx लिया था, अब आपको dx प्राइम लेना है। फॉर्मूला थोड़ा सा बदल जाएगा, am प्लस सिग्मा dx प्राइम अपॉन n इंटू आई भी लग जाएगा साथ में, और आप देखेंगे ये आपका आंसर 186.2 आ गया। प्यारे बच्चों, अर्थमेटिक मीन डिस्क्रीट सीरीज में भी आप निकाल सकते हैं। डिस्क्रीट सीरीज में निकालने के लिए आपको शॉर्टकट मेथड भी उपलब्ध है, डायरेक्ट मेथड भी उपलब्ध है और स्टेप डिवीजन मेथड भी उपलब्ध है। आइए देखते हैं हम किस तरीके से डिस्क्रीट सीरीज में डायरेक्ट मेथड से इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपको f दिया हुआ है, x दिया हुआ है, f इंटू एक्स कीजिए। 10 5 जा 50, 27 जा 140, 39 जा 270। आप इसको f को मल्टीप्लाई कर दीजिए x से, फाइंड आउट fx। इसका टोटल कहलाएगा सिग्मा fx। और अगर हम टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज की बात करेंगे तो ये n विल बी द इंडिकेटर ऑफ f। बच्चों से गलती कहाँ होती है, बच्चे क्या करते हैं, इस x के नंबर ऑफ आइटम को x से जोड़ लेते हैं। जैसे उनके अनुसार 1 2 3 एंड देन 10। सो नंबर ऑफ आइटम इन दिस केस इज नॉट 10, it is number of the frequency. So number of frequency, sum of the frequency is always known as number of observations. तो इस केस में आप देखेंगे कि आपने fx लगाया, सिग्मा fx 5410 अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 100, आपका आंसर आ गया, जिससे आप कैसे कैलकुलेट कर सकते। इसके बाद हम आगे बढ़े तो मीन इन ए डिस्क्रीट सीरीज बाय स्टेप डिवीजन मेथड अगर आपको निकालना है तो आपको dx निकालना होगा। dx निकालने का तरीका मैंने आपको बताया कि अज्यूम मीन ले लीजिए और x माइनस अज्यूम मीन इज dx। तो उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे